Hello students, this is Naveen Jangir and I again welcome to all of you on my YouTube channel NRP NEET। देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिकली कूलम्स लॉ के बारे में बात की थी, ठीक है। कुछ बातें कूलम्स लॉ की अभी और हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप और हम यहाँ डिस्कस करेंगे, फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और कूलम्स लॉ के कुछ अदर फॉर्म्स हैं वो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो हमने जो लास्ट लेक्चर जहाँ पे फिनिश किया था एक्चुअली वो अपना था, हमने कैलकुलेट किया था भाई फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। वो आपके पास आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। एक्चुअल में क्या था आपके पास, देयर आर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस और इनका जो सेंट्रल डिस्टेंस है वो आपने क्या माना हुआ है, r, ठीक है। सो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स आपके पास है वो आपने कैलकुलेट किया, F is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square, ओके। अब कुछ हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो स्पेशलिटीज हैं आपके पास जो मीडियम के चेंज करने से आएंगी फोर्स में, उनको यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। सो फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है वो क्या होगी, देखिएगा। मान लीजिएगा कि ये जो स्पेस आपके पास है, फिलहाल इस स्पेस में क्या है, एयर या वैक्यूम, ठीक है। एयर या वैक्यूम को हम अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो जो फोर्स आपके पास आएगा वो क्या आएगा, देखिएगा। सो दिस आर द चार्जेस Q1 and Q2 separated by a distance r. If the space between the charges is filled by a dielectric medium of dielectric constant K, यानी कि कंप्लीट स्पेस को हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या कर दिया है, फिल कर दिया इन प्लेस ऑफ एयर एक्चुअली। सो फोर्स पे कैसे इफेक्ट होगा, फोर्स कैसे चेंज होगा, देन द न्यू फोर्स बिकम्स द फोर्स इन मीडियम बिकम्स दिस इज द फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ये हमने डिस्कस कर लिया था एक्चुअली। अब इसके सेकेंड पार्ट को जो हमने वहां डिस्कस नहीं किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, यहां से हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इफ द चार्जेस Q1 and Q2 are separated by a distance r, but the space between the charges is not completely filled by the dielectric, it is partially filled by the dielectric। कि अगर हम space between the charges को partially filled करेंगे, then what is the force between charges Q1 and Q2? Now you just think about it कि अभी जो फोर्स बनेगा दोनों चार्जेस में वो क्या बनेगा। सो देखिए ये जो डाइलेक्ट्रिक बॉडी हमने यहाँ पे प्लेस किया है, इस डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो एक्चुअली हमने क्या मान लिया, T मान लिया। तो ये जो रीजन आप देख रहे हो यहाँ अभी भी कौन ही प्रेजेंट है, एयर, बट कंप्लीटली ना तो एयर फिल किया हुआ है मीडियम में और ना ही कंप्लीटली आपके पास कौन है, डाई इलेक्ट्रिक। दिस इज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक having dielectric constant K. So how we can calculate the force between these two charges now? So we should always remember in mind that firstly आप यहाँ जो mention करेंगे वो effective air distance निकाल लें पहले आप यहाँ, और कैसे आप उसको निकालेंगे तो मैं आपको directly force का फॉर्मूला लिख के बता दूँ। न्यूमेरिकल में इसको हम as it is यूज करेंगे, तो जो F आएगा आपके पास वो आएगा 1/4 पाई epsilon naught, this is Q1 Q2 divided by R minus T plus T root K whole square. That will be the force between two charges Q1 and Q2 if the space is not completely filled by the either dielectric or by the air or vacuum
दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द इफेक्टिव एयर सेपरेशन। ये जो आपको एक्चुअल डिनोमिनेटर टर्म में दिख रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव एयर सेपरेशन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और इस पे डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले पे डायरेक्टली हम क्या सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ पॉसिबिलिटीज थी जो फोर्स को लेके आपको न्यूमेरिकल्स में मिल सकती है एक्चुअली, ठीक है। अब हम एक दो लिमिटेशंस के बारे में भी यहाँ बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की। एक दो लिमिटेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द कूलम्स लॉ that it is applicable only, it is applicable only the point stationary charges, point stationary charges। ये फर्स्ट लिमिटेशन आप कह सकते हैं, लिमिटेशन। This is the limitation of Coulomb's law. It is applicable only the point stationary charges। जिस फोर्स की आप और हम चर्चा कर रहे हैं, पिछले एक लेक्चर में भी हमने बात की, इस लेक्चर में उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली। तो वो फोर्स एक्चुअल में पॉइंट चार्जेस और स्टेशनरी चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। और सेकंड एप्लीकेशन इज ऑफ द Coulomb's law is it does not tells us, it does not tells us why the charges interacts on each other। देखिए अगर आप कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पे गौर फरमाएंगे तो आपको एक बात क्लियरली लिखी हुई है वहां पे, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and the inversely proportional to the square of distance between them। कहीं भी कूलम ने अपनी स्टेटमेंट में हमें ये नहीं बताया that why the forces, I mean why the charges exerts a force on each other। That's why I mentioned here it does not tells us why the charges interact on each other। And the third and the most important limitation that it is applicable only at a distance lies between 10⁻⁻15 meter to several kilometers। Theoretically जो हम लिमिटेशन में लिखते हैं कि if the distance is less than 10⁻⁻15 meter then the Coulomb's law is not applicable। एक्चुअल में अगर लेस देन 50 मीटर में हम आएंगे तो फिर वहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेंट हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द शॉर्ट रेंज फोर्स एक्चुअली। बट हम यहाँ जो बात कर रहे हैं किसके बारे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यू कैन से दैट द कूलम्स फोर्स के बारे में हम यहाँ क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। अब इसी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा, कि अगर मान लीजिए कूलम्स लॉ को हमें वेक्टर फॉर्म में मेंशन करना है, देन हाउ वी कैन एक्सप्लेन द कूलम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो जैसा आपने माना है, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस, लेट अस कंसीडर 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। मींस हम इस टॉपिक को जो डिस्कस करने जा रहे हैं एक्चुअली वो लाइक चार्जेस के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, ओके। So consider 2 point charges, these are the point charges
q1 and q2, and this is the central distance. Okay, the first charge exerts a force on second and the second exerts a force on charge first. So mention करिएगा इस चार्ज को, I mean फोर्स को. This is the force on 1 by second and this is the force on 2 by first. ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको लगता है सर ये तो बहुत ज़्यादा डीपली हमें एक्सप्लेन करना चाहिए. कि the force on q1 by q2 is called f12 and the force on q2 by q1 is called f21. देखिए एक कॉन्सेप्ट आपने हमने वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया था एक्चुअली, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर बताना है तो कौन स्पेसिफाई करेगा उस चीज को? यूनिट वेक्टर. कौन स्पेसिफाई करेगा? यूनिट वेक्टर. इट मींस हमें दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए कौन कंसीडर करने पड़ेंगे? यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे. सो यूनिट वेक्टर अपनी मर्जी से आप डिसाइड कर सकते हैं. So, मान लीजिए this is the R12 and that one is the R21. So R12 is the unit vector pointing from, इसे mention करते हैं A and मान लीजिए कि क्या है B. This is the unit vector pointing from A to B and that is the unit vector pointing from B to A. So easily हम यहाँ considerations जो आपने डिस्कस किए इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. This is called the force on q1 by q2. This is the force on q2 by q1. This is the unit vector pointing from A to B and this is the unit vector pointing from B to A. Okay, so how we can write the Coulomb's law in vector form? देखिए वेक्टर फॉर्म में कुछ खास बात नहीं है, बस फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके साथ में किसको मेंशन कर देना? यूनिट वेक्टर को. तो इजीली हम कूलम्स लॉ को किस में डिफाइन कर पाएंगे? वेक्टर फॉर्म में. सो लेट्स स्टार्ट. देखिएगा जहां आपने लिखा है F is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 q2. This is the 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, there are two forces F12 पहले हम चर्चा कर लेते हैं. और F12 की डायरेक्शन को कौन सा फोर्स आई मीन कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा? एक्चुअली यू पुट कैप. F12 की डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर डिफाइन करेगा? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो R21. सो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे? R21. मेक इट इक्वेशन फर्स्ट एंड यू आल्सो मेंशन हियर R21. सिमिलरली हम कौन से फोर्स को लिख सकते हैं? F21 को. और F21 को हम क्या लिखेंगे? 1/4 pi epsilon naught. This is q1 q2 divided by r square. This is R12 unit vector and you also mention here R12 and you can consider this is the equation second. देखिए अब हम F21 फोर्स की अगर बात करेंगे, F21, और इस F21 फोर्स के डायरेक्शन को कौन स्पेसिफाई करेगा? R12 यूनिट वेक्टर. That's why I mention here R12. So basically these are the vector form of Coulomb's law. But sometimes हमें ये पूछा जाता है what is the importance of Coulomb's law in vector form? Why we are going to study the Coulomb's law in vector form? So यहाँ से हम किसको भी डिफाइन कर सकते हैं? एक्चुअली importance of Coulomb's law in vector form को भी हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं. ओके, सो अभी जो इससे आगे आप और हम जो स्टडी करेंगे वो एक्चुअली सब किसके लिए किया जाएगा? कूलम्स लॉ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर फॉर्म में तो कर ही दिया, साथ में इसके इंपॉर्टेंस को अपन डिफाइन करेंगे. सो इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. सो as R12 unit vector is equals to minus of R21 unit vector. As you can see on the board on the diagram, R12 is just opposite is R21. So I just mentioned here the negative sign. अब देखिए R12 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ R21 लिख सकते हैं. So this is R12 from equation second. From equation second. Equation second क्या आपके पास?
F21 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. This is Q1 Q2 divided by R square. अब देखिए R square 1 2 और R12 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21. सेम हियर, सो दिस इज माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर and you also change the subscript here. This is also R21. Okay, so finally आप यहाँ क्या करेंगे, F21 ये नेगेटिव साइन को यहाँ से बाहर लगा दो. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R square 21 into R21 unit vector and mention it as equation 3. Okay. Now comparing equation 3 and first, equation 3 और first को हम क्या करेंगे, compare करेंगे actually. Comparing, or you simply can say that from equation first and 3. Equation first और 3 को आप ध्यान से देखिए. इसके RHS portion में ये जो लिखा हुआ है, it is same in the RHS portion of equation first. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square 21 into R21 unit vector. So इनके LHS portion को हम क्या कर देते हैं, equal कर देते हैं. So F12 put the negative sign also here and this is F21. This is the most important results between derived from the Coulomb's law's vector form. And this is the importance of Coulomb's law in vector form. क्या? The force between 2 point charges. अब यहाँ से और इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए, the magnitude of F12 is equals to the magnitude of F21. Means the magnitude, the force of interaction between 2 point charges. 2 point charges is equal in magnitude but opposite in direction. ये लीजिए. This is the importance of Coulomb's law in vector form. एक बात और भी आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं that this Newton's Coulomb's law in vector form obeys Newton's third law of motion. Obeys Newton's third law of motion. अब छोड़ा, I just remember you that Newton's third law of motion, for each and every action there is always a opposite reaction. So it is similar to that, the Newton's third law of motion. F12 is equals to minus of F21. Okay, यहाँ से एक और important conclusion मैं आपको बता दूं कि objective question अपना बनता है, उसमें generally आपको कैसे हिंट दिया होगा मैं बताता हूँ आपको. यहीं पे मैं उसको mention कर देता हूँ. If you are going to calculate the ratio of the ratio of magnitude of F12 and the magnitude of F21 is always 1:1. चाहे किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑलवेज मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होता है, और डायरेक्शन उनकी क्या होगी, ऑपोजिट होगी. आइदर द चार्जेस आर ऑफ लाइक चार्जेस और द अनलाइक चार्जेस. ठीक है, ऑलवेज you just follow the relation F12 is equals to minus of F21. Okay, so this is all about the vector form of Coulomb's law. अब देखिए इसी के पैरेलल Coulomb's law की एक और एक और टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से.
कूलम्स फोर्स को हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो यहीं से अपन डिफाइन कर सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, एंड हाउ टू डिफाइन इट, लेट्स मेक अ हेडिंग, फोर्स between the charges in terms of position vector। हमें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या निकालना है, फोर्स निकालना, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस in terms of position vector। It gonna be very important from a numerical point of view actually, okay। So let us make the diagram. This is our coordinate system, x, y, z, okay, and these are the charges. Let us suppose q1 and q2, okay। अब जैसा कि आप क्लियरली हेडिंग में देखेंगे, हमें किस टर्म में निकालना है, पोजीशन वेक्टर के टर्म में निकालना है फोर्स को, तो हमें q1 और q2 चार्जेस की पोजीशन वेक्टर्स को मेंशन करना है। सो लेट अस सपोज दिस इज कॉल्ड r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन o, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q2 with respect to origin O, and that is the displacement vector, okay। So this is called A and B। अब देखिए, जैसा कि वेक्टर फॉर्म में हमने दो फोर्स कैलकुलेट किए हैं, F21 और F12, तो यू शुड डिसाइड कि कौन से फोर्स को आप फर्स्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट F12 firstly। So you should also take the unit vector for the direction of the force F12, and that unit vector is R21 as I mentioned in your previous topic। जब हमने कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिसाइड किया, अभी डिस्कस किया अभी, तो वहां पे आपको बताया कि F12 डायरेक्शन के लिए, F12 की डायरेक्शन के लिए हम जो यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे वो कौन सा होगा, R21 यूनिट वेक्टर, ओके। सो देखिएगा, हमने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा है एक्चुअली, इसको मेंशन कर लेते हैं O A B, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सो हम फोर्स कौन सा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, F12। सो F12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर into R21 unit vector, and you just mentioned 21 here also, okay। अब देखिए, किसी भी यूनिट वेक्टर को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, बट R21 यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, और सिंपली आप इसे लिख सकते हैं R21 डिवाइडेड बाय R21। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ R21 यूनिट वेक्टर हियर, तो आपके पास क्या आ गया, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर 21 इनटू R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। बेस इक्वल पावर्स क्या कर देंगे आप, इनकी ऐड कर देंगे। सो फाइनली क्या आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, this is Q1 Q2 R cube 21 into R21 vector, and which is equals to F12, and mention it as equation first। देखिए, अभी भी जो आपने फॉर्मूला को थोड़ा सा रीमोडिफाई किया, एक्चुअली ये पोजीशन वेक्टर की टर्म में नहीं है। देखो, पोजीशन वेक्टर तो हमने क्या मान रखी है, R1 और R2 मान रखी है, तो इस फॉर्मूले को हमें और मॉडिफाई करना है, किसके टर्म में, पोजीशन वेक्टर के टर्म में मॉडिफाई कर रहा है। बस इसके लिए छोटा सा काम आप और हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको ओ ए बी, तो इस ओ ए बी ट्रायंगल की हेल्प से हम थोड़ा सा वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज कर लेते हैं।
सो कैसे क्या होगा? सो लेट्स हैव अ लुक इन triangle OAB. दिस इज OAB. ओके, सो अगर हम यहाँ रिजल्टेंट की बात करते हैं तो OA इज आवर रिजल्टेंट. सो OB प्लस BA, OB प्लस BA is equals to OA. तो mention the values of OB, B and OA. OB हमारे पास क्या है? R2 वेक्टर है प्लस BA, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसे हम R21 वेक्टर से लिखेंगे. OA, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, एंड दैट वन इज ऑफ R1. सो फाइनली R21 यहां से जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा? R1 माइनस R2. और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट पुट द मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड्स. इसे कलेक्टिवली आप नेक्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो. ठीक है, अब देखिए जो आपने अभी ड्राइव किया इक्वेशन बी में, उसे आप पुट कर दें इन इक्वेशन ए. ठीक है, सो क्या आएगा? यूजिंग बी इन ए वी गेट, कि जो आपने बी में कैलकुलेट किया उसको बेसिकली इक्वेशन ए में पुट कर दो. सो इक्वेशन ए में पुट करते हैं. क्या आएगा? देखिएगा F12 जो फोर्स आपने कैलकुलेट किया है वो है 1/4πε0. दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है? R21 का होल क्यूब, बट दिस इज द स्केलर फॉर्म एंड दैट बाय द स्केलर फॉर्म. सो दिस इज द मॉड्यूलस ऑफ R1 माइनस R2 का होल क्यूब and into R21 vector, and that one is the value of the vector. So R1 minus R2. So finally we got the result force between two charges in terms of position vectors. Similarly, अगर आपको कौन सा फोर्स लिखना है, F21 फोर्स लिखना है मान लीजिएगा, तो हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0. दिस इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 इनटू R2 माइनस R1 वेक्टर. ओके, और एज आई टोल्ड यू कि दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखिए हमने अपने फर्स्ट पार्ट में, इसी लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, उसमें हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी कूलम्स लॉ के बारे में वो सब डिस्कस किया. कूलम्स लॉ का डेफिनेशन हमने वहाँ पे डिस्कस किया. कूलम्स लॉ को हमने मैथमेटिकल वहाँ पे डिस्कस किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में हमने वहाँ पे बातें की. और अपने सेकेंड लेक्चर में जब हमने शुरू किया एक्चुअली, तो कुछ केसेज कूलम्स लॉ के डिफरेंट मीडियम्स में कैसे आएंगे, पार्शियली फील्ड अगर है आपके पास या कंप्लीटली फील्ड है या एरिया वैक्यूम है तो फोर्स कैसे चेंज होता है. ओके, उसके बाद हमने वेक्टर फॉर्म को डिस्कस किया है. अभी जो हाल ही में हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? पोजीशन वेक्टर की टर्म में निकाला हमने फोर्स. ठीक है, अभी इसकी एक पॉसिबिलिटी और है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए आपका टॉपिक क्या बनता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस. और सिंपली यू कैन से दैट इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, देखिए यहाँ पे तो हमने जहां भी फोर्स कैलकुलेट किया है 2 पॉइंट चार्जेस के लिए कैलकुलेट किया है, बट इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, then we should use a law, and that law is called principle of superposition. It is nothing, it is also a Coulomb's law, but क्योंकि हम यहाँ more than 2 charges के बारे में बात करने वाले हैं, so let's start principle of superposition. Principle of superposition of forces. Principle of सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम यहाँ क्या करेंगे? बात करेंगे. अब बेसिकली क्या है, देखिए
आप मान लीजिए कि आपके सिस्टम में मोर देन 2 चार्ज है, सो लेट अस कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। सिस्टम में हमने कितने चार्ज कंसीडर कर लिए हैं? n पॉइंट चार्ज। ओके, सो पोजीशन वेक्टर की टर्म में हम अपने डायग्राम को एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, और हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस, और उसके लिए हम किसको यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। जस्ट वेट एंड वॉच। फर्स्टली हम इनके पोजीशंस को मेंशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्या है? Q1, ये है Q2, दिस इज Q3 एंड Qn। ठीक है, सो मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, ये अपना Q1 चार्ज है, और ये Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर मेंशन कर दो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, सो दैट इज R1। ठीक है, ये मान लीजिए अपना सेकंड चार्ज है, तो इसका पोजीशन वेक्टर आप मेंशन कर लीजिए, दिस इज कॉल्ड R2। ये थर्ड चार्ज है आपके पास, दिस इज कॉल्ड R3 एंड दैट इज द nth चार्ज। तो इस पोजीशन वेक्टर को हम क्या कहेंगे? Rn। सिस्टम में जितने भी चार्ज आपने कंसीडर किए हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स को मैंने मेंशन कर दिया, दिस इज Q1, Q2, Q3, Qn, और ये सभी चार्जेस किसी गिवन चार्ज Qi पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कि टोटल सभी चार्जेस मिलकर किसी चार्ज ith पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स हम किसकी हेल्प से एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन we can calculate the total force on a given charge by a system of charges. Okay, so principle of superposition क्या कहता है? The force on a given charge, the force on a given charge is the vector sum of the force exerted by the individual charges on the given charge. तो हम इसे क्या लिखेंगे? This is F force on ith charge due to charge Q1 plus force on ith charge due to charge Q2 plus force on ith charge due to charge Q3 plus and so on force on ith charge due to charge Qn, and don't forget that this should be a vector sum. Okay, so how to calculate the Fi1, Fi2, Fi3 and so on Fin? It's very simple, actually we already calculated it. So ये आपके पास क्या है? The force on the ith charge due to Q1। ठीक है, this is the force on the ith charge due to Q2 and this is the force on ith charge, this is the force on ith charge due to Q3 and that one is the force on ith charge due to charge Qn and this is your Qi। ठीक है, सो वन बाय वन हमने अपने सभी चार्जेस को वेक्टर फॉर्म में क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया है, और अब आप इजीली निकाल सकते हैं क्या? अगर हमें निकालना है Fi1, so this is 1 upon 4 pi epsilon naught first charge Qi, second charge Q1 divided by Ri minus R1 whole cube into Ri minus R1। ठीक है, सिमिलरली हम अपने सेकेंड चार्ज को लिख सकते हैं। Fi2 को अगर मेंशन करना है तो हम क्या मेंशन करेंगे? दिस इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Qi Q2 डिवाइडेड बाय Ri माइनस R2 मॉडुलस का होल क्यूब, दिस इज Ri माइनस R2। और सिमिलरली हम कौन से फोर्स के लिए, आई मीन कौन से चार्ज के लिए इसको लिख सकते हैं? nth चार्ज के लिए, फोर्स ऑन ith चार्ज ड्यू टू Qn चार्ज।
तो वो आपके पास क्या आएगा 1/4πε0. दिस इज QN डिवाइडेड बाई RI माइनस RN का होल क्यूब इनटू RI माइनस RN. ओके, सो इंडिविजुअली हमने फोर्स क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है. देखिए, डोंट फॉरगेट, इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, then the presence of other charges does not affect the force on the given charge. कि जब आप किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकाल रहे हैं तो आप ऐसा मान सकते हैं कि सिस्टम में जितने भी अदर चार्ज बच गए वो जिस फोर्स को आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको क्या नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे. मींस द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस. सो फाइनली यू गॉट द वैल्यूज बाय पुटिंग देम. सो आपके पास क्या आएगा, फोर्स ऑन द ith चार्ज. इन सभी वैल्यूज को 1 by 1 आप यहाँ क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, पुट करेंगे. तो यहाँ से 1/4πε0 कॉमन आएगा सभी में से, और ith चार्ज को आप कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ से बेसिकली क्या बचा, Q1 अपॉन दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ RI माइनस R1 इनटू RI minus R1 plus Q2 divided by this is RI minus R1 into RI, sorry 2 करिए इसे, minus R2 plus and so on. This is Qn divided by RI minus Rn whole cube. This is RI minus Rn. So this is the principle of superposition, and that principle of superposition tells us that how we can calculate the force between the multiple charges actually. देखिए, इसको हम और ज़्यादा अच्छे से कैसे समझ पाएंगे. Let us take an example. There is a triangle. I should mention a triangle here. This is a triangle. That angle is of 45 degree. There are some charges placed at the vertex of the triangle. मान लीजिए कि ये चार्ज आपके पास क्या है, -5 माइक्रोकूलम, and that charge is of +5 microcoulomb, and that charge is also +5 microcoulomb, and you just mention A, B, C. ओके, हमें क्या करना है, ये हमने फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसको आप, फॉर एग्जाम्पल. ओके, इससे रिलेटेड आई मीन जो अपन ने दोनों जो लेक्चर डिस्कस किए, प्रीवियस लेक्चर एंड दैट वन लेक्चर, इन दोनों लेक्चर्स के न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इंपॉर्टेंट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा. सो डेफिनेटली यू शुड वॉच द लेक्चर in which we are going to discuss the numericals on these whole topics: Coulomb's law, vector form, position vector form, principle of superposition and other possibilities also. ठीक है, so how to calculate, इसमें क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, how to calculate the force on charge placed at C. What is the force on charge at C? ये हमें कैलकुलेट करना है. सो देखिए, सी पे लगने वाले फोर्सेस को पहले आप देखिए. सिस्टम में ऑलरेडी कितने चार्ज है, 3, बट हमें किस पे फोर्स निकालना है, सी वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है. तो सी वाले चार्ज पे ए वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और बी वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा. एज यू कैन सी द साइन ऑफ चार्ज माइनस एंड दिस इज प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे बेसिकली. सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो दिस इज द फोर्स ऑन सी बाय ए, एंड पुट अ वेक्टर साइन हियर. पॉजिटिव साइन है, दिस इज ऑल्सो द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा. डोंट चेंज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द फोर्स ऑन सी बाय बी. एज यू कैन सी देयर आर 2 forces acts at point C, and how to calculate the resultant? By using the principle of superposition. कि आपको क्या निकालना है, फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है,
और वेक्टर सम का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो आपके पास डायगोनल होगा वो हमें किसके बारे में बताएगा, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बताएगा। एंड हाउ टू कैलकुलेट इट, सो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2fcb fca cos of theta, and theta is of that should be of 45। तो कितना बच गया, 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, ठीक है। एंड यू जस्ट put the values here and calculate the answer, that how much force is calculated on the charge C. Okay, I think that lecture is very much clear to you। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए you must watch the next lecture on which we will discuss the numericals based on the NEET exams also and CBSE board also। Okay, thanks for watching me, and if you really likes my lecture, please subscribe and share my channel। Okay, thank you so much।